नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता श्रीधुलिया। भोर का समय हल्की ठंडक के लिए है, क्योंकि कहीं कहीं बारिश की फुहारों ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। देश में मॉनसून आ चुका है और उम्मीद है कि इस बार का मॉनसून खेती के लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। और इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पहली बारिश में लहलहाई फसलें। भारत का सोया खली निर्यात 71% बढ़ा। धान के रोपाई क्षेत्र में बढ़ोतरी और एफसीआई की भरपूर खरीद से गेहूं के गोदाम भरे। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने केरल में दस्तक दे ही दी। इसके साथ ही कृषि जिंसों की कीमतों में आ रही तेजी का रुख भी कुछ थम गया। कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट की वजह मुनाफा वसूली को माना जा रहा है। केरल में मानसून के आगमन से किसानों के चेहरों पर कुछ सुकून सा आ गया और इसके साथ ही कृषि जिंसों के बढ़ते दामों पर अंकुश लग गया। जिस बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट मसालों में देखने को मिली और जीरे की कीमतें लगभग 4% तक लुढ़क गईं। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के ताजा अनुमान इस ओर इशारा करते हैं कि इस साल वर्षा सामान्य से 12% कम होगी। देश के कई इलाकों में मानसून से पहले की बौछारों से कृषि जिंसों पर दबाव कम देखने को मिल रहा है, जबकि मसालों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। जीरे की कीमत 550 रुपए खिसक कर 18,700 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। इसी तरह हल्दी के दाम गिरकर 7,622 रुपए, धनिया 12,680 रुपए और मिर्च 9,422 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। मानसून की शुरुआत से तिलहन और दलहन का उबाल भी शांत हो गया। सोयाबीन तेल में भी गिरावट आ गई। इसी बीच सरकार ने दावा किया है कि यदि बारिश इस बार कम भी होती है तो इसका असर कृषि उत्पादन पर नहीं पड़ेगा और महंगाई को भी काबू में रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मांग में लंबे वक्त के बाद आए सुधार से मई में भारत का सोया खली निर्यात करीब 71% बढ़कर 14,045 टन पर पहुंच गया। मई 2014 में देश से 8,221 टन सोया खली का निर्यात किया गया था। इस वर्ष मई में भारत के सोया खली निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निर्यात करीब 71% बढ़कर 14,045 टन पर पहुंच गया, जबकि मई 2014 में यह 8,221 टन रहा। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश के सोया खली निर्यात के आंकड़े जारी किए। चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में देश से सोया खली निर्यात में करीब 62% की गिरावट दर्ज की गई और यह 32,062 टन रहा। पिछले वर्ष अप्रैल से मई के बीच देश में 84,104 टन सोया खली निर्यात किया गया था। जारी तेल विपणन वर्ष अक्टूबर 2014 से सितंबर 2015 के शुरुआती 8 महीनों में सोया खली निर्यात 71.60% गिरकर 5,81,689 टन रह गया, जबकि मई 2015 में भारत का सोया खली निर्यात बढ़कर 14,045 टन पर पहुंच गया। इस खरीफ सीजन में अब तक 3,046 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई है, जो कि 13% की बढ़ोतरी दिखाता है। वहीं केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद रोपाई के काम में तेजी आने की संभावना है। इस बार खरीफ सीजन में धान का रोपाई क्षेत्र 13% बढ़कर 3.4 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं मानसून की शुरुआत के साथ यह काम और भी तेज हो सकता है। खरीफ सीजन में अब तक तिलहन, गन्ने व कपास का बुआई क्षेत्र कम रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 3.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई हुई है, जबकि गत वर्ष 3.05 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई थी। मंत्रालय के अनुसार राज्यों से मिली सूचना के अनुसार कुल बुआई का क्षेत्र 61.26 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि पिछले वर्ष 64.75 लाख हेक्टेयर था, जबकि धान के रोपाई क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में गेहूं का उत्पादन घटने के बावजूद अब तक इस जिन्स की सरकारी खरीद पिछले साल से करीब 2% ज्यादा रही है। सरकार द्वारा गुणवत्ता मानकों में ढील दिए जाने के बाद भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने मंडियों में आने वाले ज्यादातर गेहूं की खरीद की है। सरकार द्वारा गुणवत्ता मानकों में ढील दिए जाने के बाद भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने इस बार मंडियों में आने वाले ज्यादातर गेहूं की खरीद की।
कमजोर गुणवत्ता का गेहूं खरीदने से राज्य सरकारों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के केंद्र के फैसले से राज्य सरकारें किसानों को पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकीं, जिससे किसानों को बाजार में और ज्यादा उपज लाने के लिए प्रोत्साहन मिला। एफसीआई के आंकड़े दर्शाते हैं कि अब तक वह करीब 2071.3 लाख टन गेहूं की खरीद कर चुका है, जबकि बाजार में कुल आवक 315.3 लाख टन रही। यानी एफसीआई ने कुल आवक में करीब 86% खरीदारी की है। पिछले साल की इसी अवधि में एफसीआई की कुल खरीद 266.1 लाख टन रही थी, जो कुल आवक 338.9 लाख टन की 78.51% थी। इसका मतलब यह है कि एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहूं की ज्यादा खरीद की है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आसाम और सिक्किम के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे व ज्यादातर भागों में बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सब्जियों व अन्य फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। सिंचाई सुबह व शाम को करें। और अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। आज की कमोडिटी में मोटे अनाज के क्षेत्र में गेहूं में सुधार व बाजरा सुस्त रहा। वहीं दलहन में चना व अन्य दालों में मंदे का रुख रहा। इसके साथ ही खाद्य तेलों ने सरसों, सोया और बिनौला तेल में मंदे का रुख रहा। गुड़ व चीनी भी नीचे आ गए। इसके अलावा किराना में बादाम, इलायची में तेजी व हल्दी और जीरा सुस्त उठाव से मंदा रहा। बाकी जिन्सों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ग्वार की 65% खेती राजस्थान में की जाती है और अब धीरे धीरे देश के हर राज्य में की जाने लगी है। ग्वार की खेती लाभ का सौदा है और वैज्ञानिक सलाह से किए जाने पर उत्तम लाभ देती है। ग्वार की खेती कैसे की जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। ग्वार एक कम देखरेख और कम लागत वाली मरु दलहनी फसल है। ग्वार का मुख्य रूप से उपयोग ग्वार गम उद्योग में होता है। इस फसल में नुकसान की गुंजाइश बहुत कम है। ग्लोबल वार्मिंग अथवा वैश्विक तापन की परिस्थिति में ग्वार की फसल काफी अच्छी होती है। पहले ये फसल केवल राजस्थान के मरु क्षेत्रों में ही ली जाती थी, परंतु अब ये पूरे भारत में ली जाने लगी है, जहां जहां मरु जलवायु उपलब्ध है। ग्वार की फसल वर्ष में 2 बार गर्मी और बरसात के मौसम में ली जा सकती है। ग्वार का प्रयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है और साथ ही हरे और सूखे चारे के रूप में भी।
मैं आज आपसे ग्वार की खेती के बारे में बात करना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्वार की खेती इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी मुख्य है कि पूरे दुनिया का 82% ग्वार भारत में ही उगाया जाता है और इसका लगभग 65% राजस्थान में उगाया जाता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दलहन है, इसलिए ये सूखा रोधक और अधिक तापक्रम रोधक है और मृदा की शक्ति को ये अच्छी बनाती है। इसके अलावा इससे हरी सब्जी भी खा सकते हैं। पकते पकते इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं जो कि मृदा की कार्बनिक क्षमता को बढ़ाते हैं। और खास बात यह है कि इसकी फलियां पकने के बाद झड़ती नहीं, गिरती नहीं, जैसे कि दूसरी दालों की गिर जाती है। और उसके बाद जब इसको भंडारण करते हैं तो भंडारण करते वक्त भी इसमें कीड़े कम लगते हैं। ये बात हुई। लेकिन एक तरह से मैं बताऊं कि ग्वार एक गहरी जड़ों वाली, गर्मी में उगाया जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय फसल है और ये एक तरह से भारत को बहुत सारा विदेशी मुद्रा देती है। मैं बता दूं आपको कि ग्वार से लगभग कभी किसी ज़माने में 28 करोड़ का ग्वार गम विदेशों में निर्यात होता था। अब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले 2010-11 से लेकर के 13-14 तक तो ये फसल बहुत मुख्य हो गई और हर कोई व्यक्ति, हर किसान, हर औद्योगिक घराना, हर वित्त घराना इसमें आने लगा और वो सब ग्वार को उगाना चाहते थे। और इसके भाव भी बहुत ज़्यादा चढ़ गए थे। आप जानते होंगे जो भाव कभी 30 रुपये किलो होता था वो भाव चढ़ कर के इसका लगभग समझो 350 रुपये किलो हो गया। हालांकि ये भाव धीरे धीरे घटते आए क्योंकि ग्वार पूरे हिंदुस्तान में होने लगा है। ग्वार की खेती प्राय रेतीली मिट्टियों में और जो ऊँटे नीचे टीले हैं जहाँ बारिश कम होती है, समझ लीजिए 200 से लेकर 400 मिलीमीटर तक वहाँ हुआ करती थी। लेकिन अब स्थिति ने ऐसा पलटा खाया है कि ग्वार की खेती पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत में होने लगी है जहाँ पर कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से जैसे कच्छ का भुज का एरिया है, एसके नगर का गुजरात का एरिया है और छत्तीसगढ़ का एरिया है और रायलसीमा रीजन जो है वहाँ पर होने लगा, जो आंध्र प्रदेश का है, जहाँ पर कि लाल रंग की भूमि है। वहाँ पर मूंगफली होती थी तो मूंगफली को ये ग्वार अब एक तरह से हटा रहा है, उसका स्थान ले रहा है, ये होने लगा है। इसके अलावा गुलबर्गा, रायचूर जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ भी ग्वार होने लगा है। और तमिलनाडु में बिल्कुल समझ लीजिए आप मदुरई के पास में जो समुद्र के पास का एरिया है वहाँ भी ग्वार होने लगा है। तो मैं ये कह दूँ अब कोई भूमि वाली बात नहीं है, हर प्रकार की भूमि में ग्वार हो सकता है, बशर्ते जल खरा नहीं होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि आप जल निकाल देते हैं तो किसी भी प्रकार की भूमि में इसको कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में इसको करने लगे हैं और तमिलनाडु में तो इसको समझ लीजिए कि अक्टूबर में बिजाई करते हैं इसकी और इसको फरवरी मार्च में काट लेते हैं। और रायचूर जो एरिया है कर्नाटक का, वहाँ भी सितंबर में बोते हैं और दिसंबर में काट लेते हैं। इस तरह से जब एक समय था कि ग्वार की खेती केवल एक बार हुआ करती थी, जुलाई में होती थी, वर्षा ऋतु में होती थी। अब वर्षा ऋतु में हो सकती है, समर में हो सकती है और रबी के मौसम में भी इसकी खेती हो सकती है। तो किसान भाई जो दक्षिणी भारत के किसान भाई हैं, जो पश्चिमी भारत के किसान भाई हैं, महाराष्ट्र में इसका बहुत ही ज़्यादा चलन है। बहुत सारे किसान महाराष्ट्र से हमारे पास आए हैं, उन्होंने जानकारी ली है। और विदर्भ का एरिया जो है जहाँ पर कि कपास खेती खराब हो जाती है और जो किसान लोग एक तरह से बहुत बुरा कदम उठाने लगते हैं, उनसे हम मिले हैं और वो किसान लोग भी ग्वार की खेती करने लगे। और ये चूँकि बहुत स्थिर खेती है और ये भूमि को सही करेगी और ये मरती नहीं है, इससे किसी प्रकार का लॉस नहीं है और इसमें लागत कम से कम होती है और देख रेख भी बाद में कम से कम करनी पड़ती है। इस इलाज से ये जो फसल है किसानों की बहुत अच्छी फसल है, उनकी पसंद बनती जा रही है। मैं समझूँ ये पहली पसंद है क्योंकि वर्षा पर आधारित खेती है। तो इसकी बजाय जो आपका उत्तरी पश्चिमी भारत में तो बारिश होने पर ही होती है, वैसे हरियाणा में इसकी बिजाई समझ लीजिए जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य जुलाई तक होती है और राजस्थान में इसकी बिजाई मध्य जुलाई से लेकर के जुलाई के अंत तक होती है और गुजरात में इसकी करीब सितंबर में होती है। तो जैसे बारिश हो जाती है और करीब 30-40 मिलीमीटर यदि बारिश हो जाती है, किसान भाइयों को इसकी बिजाई कर देनी चाहिए। और जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ तो 6 सेंटीमीटर पानी दे करके आप कर सकते हैं। और बोने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको किसी तरह से बीज बखेर कर नहीं बोना चाहिए, ये बहुत ही पुराना तरीका है। ऐसे तो केवल चारा बो सकते हैं, इसको हमेशा ही सीधी लाइन में बोना चाहिए। और सीड ड्रिल आती है, बीज बोने की मशीन आती है जिसमें कि यूरिया और जो रसायन है वो भी बो सकते हैं साथ साथ में और इसका बीज भी बो सकते हैं, उससे बोना चाहिए। और यदि सूखा का क्षेत्र है
आप समझते हैं कि बारिश कम होगी, जैसे इस बार का लोग कह रहे हैं कि बारिश कम होगी, तो लाइन से लाइन की दूरी करीब 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका किसान भाइयों फ़ायदा ये होगा कि यदि बारिश काफ़ी कम होती है तो चूँकि पौधे दूर दूर हैं, पौधों में कंपटीशन कम हो जाएगा नमी के लिए, पौधे मरेंगे नहीं। और अगर बाय द वे बारिश अच्छी हो जाती है तो बीज का स्थान है, उस बीज के स्थान को भी वो फसल एक तरह से ढक लेगी। तो ये इस तरह से करना चाहिए। और बीज उपचार और भूमि उपचार करना बहुत ज़रूरी है। भूमि उपचार करने के लिए इसलिए क्योंकि जहाँ सूखा होती है, सूखा के क्षेत्र में दीमक लग जाती है। दीमक के लिए क्लोरोपाइरीफॉस आपको देना चाहिए लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसी तरह से बीज उपचार करना चाहिए। एक तरह से जड़ और तना सड़न और गलन रोग लगता है और वो हमेशा लगता है जब गर्मी होती है, ये गर्मी जनित हुआ करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको बेविस्टिन आता है, बेविस्टिन या थीरम, इसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिला करके कर देना चाहिए। या और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको करके वो देना चाहिए। और फिर खास बात किसान भाइयों क्या है जो आप नहीं करते हैं, मैंने देखा है कि आप लोग ये फसल को बोने के बाद में भूल जाते हैं, केवल काटने जाते हैं, आप लोग खरपतवार नहीं निकालते हैं। खरपतवार चूँकि सीमित है, बारिश सीमित है, बारिश हो नहीं सकती, पानी का साधन स्रोत है नहीं, तो सारे के सारे पानी को आपके खरपतवार ही ले लेते हैं। तो जितनी गहरी नराई गुड़ाई करेंगे तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। जितनी दलहन वाली फसलें हैं जैसे मोठ है, मूंग है, चवला है, ग्वार है, गहरी गुड़ाई करने से एक तो आपके खरपतवार निकल जाएंगे, आपके निकल जाने से पौधों को पूरा तत्व मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, नमी मिलेगी, वायु का एक तरह से उसमें आदान प्रदान हो जाएगा। उसके होने से क्या होगा कि जो उसकी गांठें हैं वो नेत्रजन को लेंगी वायुमंडल से और पौधों को देंगी। और जो पानी का नुकसान होता है वो हट करके वो सतह टूट जाएगी ज़मीन की और वो पानी वहीं जाएगा जहाँ जड़ों में आ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बिना पैसे का है। किसानों को बोने के बाद में समझ लीजिए 40 दिन तक कम से कम 2 बार खुरपी से इसकी घास निकालनी चाहिए और भूमि को भुरभुरी कर देना चाहिए। यही कारण है कि ग्वार ज़्यादा होता है राजस्थान में, चूँकि वहाँ की भूमि पहले से भुरभुरी है। लेकिन जहाँ आपने ग्वार लगाया है भूमि थोड़ी सी काली है, चिकनी है, रेतीली नहीं है, वहाँ पर आपको भूमि को तोड़ना पड़ेगा, भूमि को बारी बनाना पड़ेगा ताकि उसकी जड़ें नीचे बैठ जाएं और उसमें नीचे बैठती हैं और उसको सब्जी मिल जाता है। अब सवाल होता है जातियों का, कौन सी किस्म बोएं? किस्म तो इसमें कई तरह की होती हैं, 90 दिन पकने वाली होती हैं, 100 दिन की होती हैं, 110 दिन की भी हैं, 120 दिन की है। लेकिन जहाँ पर वर्षा पर आधारित खेती की जाती है उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग केवल जल्दी पकने वाली किस्म बोएं। और केवल हिंदुस्तान में 4 किस्म हैं जो जल्दी पकती हैं, जो कि नोटिफाइड हैं भारत सरकार से। पहली है RGC 936 और दूसरी है HG 365, तीसरी है HG 563 और चौथी है RGM 112। ये सारी की सारी किस्में लगभग 80-50 दिन में पक जाती हैं। और यदि बारिश कम होती है तो हो सकता है कि ये 75 दिन में ही पक जाएं। ये करना चाहिए और इससे करेंगे। और जो बीमारी के बारे में जैसे मैंने बताया कि बीमारी के लिए भी इसमें बीमारी लगती हैं, जैसे जीवाणुपर्ण अंगमारी होती है और एकांतर पत्ती धब्बा होता है, जो और आपका वो भी लगता है, इसमें छाछे रोग भी लगता है। इसके लिए भी शुरू में आपको मैनकोजेब से इसको एक तरह से बीज को उपचार कर देना चाहिए। उसके बाद में यदि लगता है तो उसको भी उपचार कर सकते हैं। लेकिन यदि बारिश कम होती है, तापक्रम अधिक होता है, ये बीमारी नहीं लगती है। ये बीमारी तभी लगती है जबकि घटाघूम होती है, नमी हो जाती है, प्रकाश कम निकलता है और वह नमी करीब 90% तक हो जाती है। तापक्रम लगभग 29-30-31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक खेत में आप ग्वार ही ना बोएं, खेत में आपको विविधता करना चाहिए। कृषि में विविधता बहुत ज़रूरी है। विविधता का मतलब फसल की विविधता होनी चाहिए और किस्म की विविधता होनी चाहिए और 2 फसलों की विविधता होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसान भाइयों का मकसद यदि चारा है तो 3 या 4 रो उनको बोना चाहिए बाजरा का और 1 पंक्ति बोनी चाहिए ग्वार की, फिर 4 रो बाजरा की, 1 रो ग्वार की। इससे ये होगा कि आपको चारा अच्छा मिल जाएगा। और अगर आपका मकसद पैसा कमाने का है, चारा का सेकंड है, तो उसके लिए आपको 5 लाइन रखनी चाहिए आपको ग्वार की और 1 लाइन रखनी चाहिए आपको बाजरा की। इस तरह से आप जो अंतर फसल पद्धति को आप कर सकते हैं। और इसके करने से क्या होता है कि एक फसल के कीड़े दूसरे में नहीं जाते, एक फसल की बीमारी दूसरे में नहीं जाती है। तो इस तरह से ये एक तरह का ये एक बायोलॉजिकल बैरियर है मैं कहता हूँ।
और वो उसको रोक लेती है। यही हो रहा है, क्योंकि पूरे कई बार आप विदर्भ में देखें और कई जगह पर देखें, जैसे हम लोग कपास लगा देते हैं तो कपास में यदि वो कीड़ा लग जाता है, बॉल वोरर जो जिसमें वो उसकी कपास आती है, वो रुकता नहीं है, बीटी कॉटन के अलावा रुकता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए यदि विविधता है, तरह तरह की फसलें हैं, तरह तरह की किस्में हैं, और किस्में भी लगाना चाहिए आपको। जैसे कि 60 दिन की किस्में लगाएं, 75 दिन की लगाएं, 80 दिन की किस्म लगाएं। यदि बारिश बहुत कम होती है, बेहद कम होती है, तो 60 दिन की किस्म आपको अच्छा फसल दे देगी। यदि बारिश बहुत अधिक हो जाती है, 400-500 मिलीमीटर, तो 90-100 दिन की आपको फसल अच्छी दे देगी। तो ये सोच करके हम चाहते हैं, मेरा मानना ये है कि किसान भाइयों को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बुरी स्थिति से बुरी स्थिति नहीं आ सकती है, ये समझ लीजिए बहुत बुरा होने वाला है। तो उसके लिहाज से एक खेत में आपने 10 लाइन बो दी ग्वार की, फिर 10 लाइन बो दी आपने मोट की, फिर 10 लाइन बो दी आपने मूंग बीन की। तो इस तरह से मैं किसान भाइयों में ये कहना चाहता था कि ग्वार की खेती बहुत उत्तम खेती है, इसमें रिस्क नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद है, खर्चा कम है और ये कभी फेल नहीं होगी। और इसका जो अभी रेट जो है वो भी बढ़ने वाला है। तो अतः किसान भाइयों, चूँकि ग्वार की फसल में रिस्क बिल्कुल नहीं है और इसमें लागत कम से कम है और इसकी कम से कम बारिश में भी आपको फसल दे सकती है, इसलिए आपको चाहिए इस मौसम में, जबकि ये संभावना है कि बारिश कम होगी, ग्वार को जरूर उगाना चाहिए। ग्वार की फसल सूखे की स्थिति में भी किसानों को अच्छा उत्पादन और अच्छी आय दोनों देने में सहायक है। ग्वार का न केवल औद्योगिक उपयोग है, बल्कि स्वादिष्ट सब्जी और पशुओं के लिए ये बढ़िया चारा भी है। इसे लगाकर किसान अच्छी आय ले सकते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। आपके ईमेल और पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। जाने से पहले कल के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं, कल खबरें खेती की, मौसम और मंडी भाव तो रहेगा ही, साथ ही में पशुओं में टीकाकरण पर आपको एक विशेष कार्यक्रम दिखाएंगे, तो देखना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत, कल प्रातः फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।